सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ यू ऑल. कैसे हो आप लोग सब? आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरी वन. इज माई ऑडियो एंड वीडियो ऑल क्लियर? एक बार चेक कर दीजिए ताकि वी कैन स्टार्ट विद दिस सीरीज ऑफ वन शॉट रिविजन लेक्चर्स ऑफ सीए इंटर लॉ. एक बार फटाफट मुझे बोलो, क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है या नहीं है? एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? ओके, क्या बात है. तो यस, एक बार ये सीरीज शुरू करने के पहले मैं आपको बता देती हूं कि आने वाले कुछ दिनों में हम क्या क्या करने वाले हैं और कैसे कैसे सीए इंटर लॉ को करने वाले हैं टैकल. तो जैसे आप जानते हो, आप लोगों का पेपर नंबर 2 जो है वो सीए इंटर लॉ का है, जहां पे आप लोगों को कॉर्पोरेट एज वेल एज अदर लॉज होता है 70 एंड 30 मार्क्स रिस्पेक्टिवली. अब देखो, एक दो अटेम्प्ट्स को अगर हम देखते हैं, हम हिस्ट्री को अगर देखते हैं, तो आप लोग जानते हो, अगर मैं सीधी बात नो बकवास करूं तो इंस्टीट्यूट ने बच्चों की लॉ के पेपर में बैंड वाट लगा दी है. और वही चीजों को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को हमने किया है अनाउंस. देखो, आपकी क्लासेस अब खत्म हो चुकी है, अभी आपका प्रेपरेटरी लीव चालू है और अब जनवरी में आप लोगों का है अटेम्प्ट. इस प्रेपरेटरी लीव का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है? तो क्लासेस में जो भी आपने पढ़ाई की थी उन चीजों को अब हमें करना होगा रिवाइज, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू रिवाइज एंड गो थ्रू वट एवर यू हैव डन ड्यूरिंग योर क्लासेस. और अभी के टाइम पे, ये नवंबर और दिसंबर फर्स्ट वीक तक, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि कौन से सेक्शंस आपके वीकनेसेस है, कौन से सेक्शंस आपकी स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से रिमेनिंग 15-20 डेज आप मैनेज कर सकते हो और आपकी वीकनेसेस को आपकी स्ट्रेंथ में कर सकते हो कन्वर्ट. क्योंकि आपको कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट तो देने ही होंगे. आप लोग जानते हो, कुछ टाइम पहले भी मैंने 60 डेज की स्ट्रैटेजी बताई थी कि आने वाले 60 डेज में आप लोगों को लॉ के लिए कैसे तैयारी करनी है. और अगर आप वो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपके 2 से 3 टेस्ट आपको लिखने हैं बिफोर यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर द 100 मार्क्स ऑफ सीए इंटर आईसीएआई का लॉ का पेपर. ये मॉक टेस्ट देने के पहले आपके स्ट्रेंथ वीकनेसेस का एनालिसिस आपका हो चुका होना चाहिए एंड यू शुड हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस. और अगर आपने वो नहीं किया है, दिस इज एग्जैक्टली द प्लेस वेयर यू कैन डू. जैसे नाम कहता है, वन शॉट रिविजन लेक्चर. हम एक एक दिन एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उस दिन हम वो पूरे टॉपिक को इन डिटेल करने वाले हैं रिवाइज. तो जैसे कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 2, विच इज रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड द मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू. और ये चैप्टर, जैसे आप जानते हो, शुरू होता है विद सेक्शन नंबर 3 एंड इट गोज अप टू सेक्शन नंबर 22. ये सारे सेक्शंस हमारे आज होने वाले हैं रिवाइज. और जो भी बुक से आप कंफर्टेबल हो, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो या ना हो, इट डज नॉट रियली मेक अ डिफरेंस. उस बुक को आप अपने पास रखिए. अगर पॉसिबल हो सका, जो भी चीजों पे मैं स्ट्रेस कर रही हूं आर द कीवर्ड्स, उन वर्ड्स को आप हाईलाइट कीजिए या लिख लेना. अगर आपने लिखा नहीं है, आप मेरे साथ बोलना ये रिवीजन करते वक्त. अगर आप चीजें नहीं बोल पा रहे हो, आधी चीजें याद आई है, आधी नहीं याद आई है, आपने जो बोला है कुछ गलत था, उसको रेड पेन से आप मार्क कर देना, या भी जो भी अलग कलर का, ग्रीन कलर का अगर हाइलाइटर है उससे मार्क कर देना, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर में ये आपको आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये आपने बोला है बट आपका गलत हो गया, टाइमलाइन आपको याद नहीं आया, बाकी चीजें आप लिख पाए. जो भी, आई डोंट नो व्हाट योर वीकनेसेस एंड व्हाट योर स्ट्रेंथ आर, बिकॉज एवरी किड इज अ डिफरेंट किड. बट ये मैं पक्का जानती हूं कि ये सेशन होने के बाद यू आर गोइंग टू फील रियली कॉन्फिडेंट इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर. और इस रिवीजन सीरीज के बाद, इस वन शॉट के बाद, चैप्टर 2 के आपके सारे स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके दिमाग में क्लियर कट हो गए. सिर्फ दिमाग में नहीं, आपके बुक्स में भी मार्क्ड हो गए. अब ये रिवीजन सीरीज, ये वन शॉट सीरीज मैं किससे करने वाली हूं? आई एम गोइंग टू डू इट थ्रू माय हैंड रिटन नोट्स. ये जो हैंड रिटन नोट्स है आपको अवेलेबल हो गए in the description of the video,
इफ नॉट तो हमारा जो क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने ये नोट्स भेजे हुए हैं। अलोंग विद दैट मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है लॉ विद सीए अंकिता, वहां पे भी मैंने इस पर्टिकुलर नोट्स को डाला हुआ है। आप अगर चाहो ये नोट्स को रिफर कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी खुद की नोट्स जो है उसी से आप कंफर्टेबल हो, देन यू शुड रिवाइज द चैप्टर फ्रॉम दोज नोट्स इटसेल्फ। इवेंचुअली लॉ तो सेम ही है, तो आपके नोट्स में भी वही कंटेंट होने वाला है ना। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, बिकॉज आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि आप लोगों का अटेम्प्ट जनवरी में है एंड एवरी मिनट टू यू इज एन इंपॉर्टेंट मिनट। लेट्स बिगिन दीज सीरीज, रिविजन सीरीज। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग ये रिविजन सीरीज को शुरू करते हैं। जो भी सवालों के जवाब आते हैं प्लीज चैट बॉक्स में आप डालिएगा, आप लिखिएगा, सो दैट मुझे भी ऐसा लगे कि यस आप लोगों का इंटरेक्शन है, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और मुझे भी फिर इंटरेस्ट बना रहेगा, मेरा एनर्जी लेवल भी बना रहेगा वाइल टेकिंग दीज रिविजन सीरीज। यस नो गाइज, यस। तो एक बार सेशन शुरू करने के पहले एक बार प्लीज चैट बॉक्स में थम्स अप दे दीजिए और बताइए मुझे दैट यू आर ऑल रेडी टू रॉक टू रिवाइज लॉ विथ मी। चलो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि मैं आ चुकी हूं और हमारा सेशन जो है 1 मिनट में होने वाला है शुरू। चलो पास होना चाहते हो ना, जल्दी से लाइक कर लो, थम्स अप दे दो एंड लेट मी नो दैट यस यू आर इन्वॉल्व्ड इन द रिविजन प्रोसेस। आप जहां से रिवाइज करना चाहते हो आप कर सकते हो, मॉड्यूल भी ओके है, आपके नोट्स भी ओके है, जो भी है आपकी नोटबुक भी ओके। इंपॉर्टेंट है करना और इंपॉर्टेंट है बोलना। बात बोलने से ही बनती है, हाँ या ना? तो आपको बोलना पड़ेगा तो आपको चीजें याद रहेगी। क्या बात है, वेरी गुड। चलो मैं उम्मीद करती हूँ आपने आपके दोस्तों को बता दिया है कि मैं लाइव आ चुकी हूँ और हमारे रिविजन्स शुरू हो चुके हैं। सो अब हम शुरू करते हैं विथ चैप्टर नंबर 2। एक सिप पानी का पी लेती हूँ ताकि फुल एनर्जी बने रहे एंड तक। क्या बात है। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ओके चलो शुरू करते हैं। अब मैं इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं करूंगी क्योंकि अब वो समय तो खत्म हो चुका है। बट आप मुझे बताओ, कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट कौन करता है? द फाउंडर प्रमोटर पर्सन। फाउंडर प्रमोटर पर्सन कौन होता है? प्रमोटर ऑफ द कंपनी, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम लिखा गया है इन द प्रोस्पेक्टस और इन द एनुअल रिटर्न एज द प्रमोटर, या तो फिर ऐसा व्यक्ति जिसको कंट्रोल किया जा रहा है डायरेक्टली, जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली एज अ शेयर होल्डर और एज अ डायरेक्टर और अदरवाइज, या तो ऐसा व्यक्ति जिसके अकॉर्डेंस के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम्ड टू एक्ट, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 69। अब देखो, अगर ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, क्या हम उस व्यक्ति को प्रमोटर मानेंगे? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। एनी पर्सन हु इज मियरली एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी इज नॉट गोइंग टू बी रिगार्डेड एज द प्रमोटर। अब शुरू करते हैं विद द एक्चुअल सेक्शंस इन दिस एक्ट और शुरू होता है विद सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में। तो कोई भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए कितने लोग लगते हैं? कोई भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए कम से कम 1, 2 या 7 लोग लगते हैं। 1 in case of a 1-person company, 2 in case of a private company and 7 in case of a public company। यही कंपनी जो आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, इट कुड बी अ कंपनी ईदर लिमिटेड बाय शेयर्स, or it could be a company limited by guarantee, or it could be an unlimited company। याद रखना, कंपनी को अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हो, it can only be for a lawful purpose। okay, company cannot be incorporated for an unlawful purpose। अगर आपकी ओपीसी है तो ओपीसी के केस में आपको एक पर्सन का नाम लिखना होता है जिसको हम कहेंगे एज द नॉमिनी, और यही नॉमिनी सोल मेंबर की जगह ले लेगा इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द सोल मेंबर।
आप अगर चाहो तो नॉमिनी को चेंज कर सकते हो, नॉमिनी खुद भी चाहे तो अपना कंसेंट जो है वो विड्रॉ कर सकता है। आपको याद है क्लासेस में मैंने दीपिका, रणबीर और रणवीर का एग्जाम्पल दिया था, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन ओवर हियर। याद रखना, आप जो पर्सन को चाहे उसको आप नॉमिनी नहीं बना सकते हो, वो नॉमिनी को भी अपना कंसेंट देना जरूरी है। दैट नॉमिनीज रिटन कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द आरओसी, तभी फिर आप उस पर्सन को नॉमिनी की तरह अपॉइंट कर सकते हो, है ना। अब बताइए नॉमिनी का कंसेंट कौन से फॉर्म नंबर में लिया जा सकता है, क्या आप बता सकते हो चैट बॉक्स में। अब देखो ये चैप्टर का नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन। इस चैप्टर के सारे फॉर्म नंबर्स शुरू होते हैं विद INC। ओके, तो आप उसका रिटन कंसेंट लेते हो INC 3 में, और जब आप ROC के पास जाते हो ना बताने के लिए कि हे आरओसी देखो मैंने नॉमिनी अपॉइंट किया है, नॉमिनी को चेंज किया है, नॉमिनी ने कंसेंट विड्रॉ किया, ये नए नॉमिनी को अपॉइंट किया, तब आप लेके जाते हो INC 4। क्या बात है, आप लोगों को सारी बातें याद है, वंडरफुल यार। सेक्शन 3A बात करता है मेंबर्स सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस। तो आप लोग जानते हो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग लगते हैं और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग लगते हैं। कोई भी टाइम पे अगर ऐसा हो गया कि आपके कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स 2 से कम हो गए और 7 से कम हो गए, एंड द कंपनी हैज कंटिन्यूड टू रन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो भी नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे, those members are going to be severally liable for the payment of the whole debt incurred in the name of the company after the period of 6 months। हाँ, बट अगर कोई मेंबर ने ये प्रूव किया, क्या प्रूफ किया कि he was not aware about the reduction of the number of members, तो फिर वो liable held नहीं होगा। So that was all about section number 3A। ICI की मॉड्यूल में जो हिसाब से सेक्शंस दिए हैं वही हिसाब से हम सेक्शंस यहाँ पे भी रिवाइज कर रहे हैं। देखो ये अभी तो 1 शॉट रिवीजन सीरीज है, 1 शॉट के बाद हम लोग RTP भी करने वाले, केस स्टडी बेस्ड MCQs भी करने वाले, कुछ क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। बट देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप राइटिंग प्रैक्टिस कब कर पाओगे, आप RTP कब कर पाओगे, आप MCQ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कब सॉल्व कर पाओगे, जब आपको सेक्शंस आते हैं। अगर आपको सेक्शंस ही नहीं आता है क्या आप ये आगे की चीजें कर पाओगे? नो। सो द फर्स्ट and the primary and the most important step is learning and revising, और इसीलिए सबसे पहले we are going to start with the 1 shot which will be followed by the RTP and the MCQ based series, है ना। तो slowly and gradually we will take a day as it is coming by, है ना। आ जाइए। So section 7 talks about incorporation of a company। कोई भी इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या स्टेप्स होते हैं कंपनी के, जो कंपनी को निभाने पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो द फर्स्ट स्टेप दैट इज डन इज कंपनी को फाइल करने पड़ते हैं उसके 2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स, महुआ और अहुआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच इज गोइंग टू बी साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स। फिर आप देते हो डिक्लेरेशन। अब देखो 2 तरीके का डिक्लेरेशन है जो 2 कैटेगरी के लोग देते हैं। पहला डिक्लेरेशन जो है वो देता है CA, CS, CA में एडवोकेट अलोंग विथ कंपनी का ईदर डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी, और इस डिक्लेरेशन में वो लिखते हैं कि एक्ट के जो भी सारे रिक्वायरमेंट्स है वो हमने कंप्लाई किए हैं। दूसरा टाइप का जो डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन भरते हैं हमारे कंपनी के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स, और वो ये कहते हैं दैट दे हैव नॉट कन्विक्टेड एनी ऑफेंस इन कनेक्शन टू द फॉर्मेशन or the management of the company and they have not been found guilty of any fraud in the last 5 years। और जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखी है वो ट्रू है एंड फेयर है टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज। यही डिक्लेरेशन देते हैं हमारे फर्स्ट सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स। Along with that, you give
the particulars of the first subscribers and the particulars of the first directors. क्या क्या particulars देते हो? नेम, सरनेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, फिर उसके बाद अगर कोई कंपनी है तो उसका सिन नंबर दिया जाता है. ये सारी चीजें डायरेक्टर के लिए तो ये सारी चीजों के साथ साथ आप डिन नंबर भी सप्लाई करते हो. ये सारे पर्टिकुलर्स दिए जाते हैं. आप देते हो एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस. ऑल्सो यू गिव द डिटेल्स रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट of the persons who are the first directors of the company in other body corporates and other firms. ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप भरते हो and ROC is satisfied with the filing work, ROC will issue you a certificate of incorporation. ये होता है कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट. इसी बर्थ सर्टिफिकेट पे कंपनी का नाम, कंपनी की जन्म तारीख और कंपनी का सिन नंबर लिखा जाता है. कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर विच इज अ 21 अल्फा न्यूमेरिक कोड. और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने फाइल किए हैं आरओसी के पास, ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिजर्व करके रखने होते टिल द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी. यस और नो गाइस? ऑल द वर्चुअल किड्स, कम ऑन, यस और नो गाइस, बोलो. हाउ इज द जोश? अब देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने इनकॉर्पोरेशन के वक्त अगर गलत दी है तो ऐसे केस में यू विल बी लायबल पर्सनली अंडर सेक्शन 447. और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तो अब ऐसे केस में ट्रिब्यूनल जो है कुछ ऑर्डर पास कर सकता है. क्या ऑर्डर पास कर सकता है? पहली बात तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी दी है जो गलत है या आपने सच को छुपाया है, हम मैनेजमेंट को चेंज करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं. हम एमओए एओए को चेंज करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं. मेंबर्स की लायबिलिटी को करवा सकते हैं अनलिमिटेड. कुछ नहीं समझे ना तो स्ट्राइकिंग ऑफ या वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी पास किया जा सकता है. और द ट्रिब्यूनल कैन पास एनी सच ऑर्डर एज इट मे डीम फिट. सो दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 7. अब इस चैप्टर में 1% कंपनी के बारे में भी लिखा गया है. 1% कंपनी जो आपका, मेरा और आईसीआई का भी सबसे फेवरेट टॉपिक है. देखो, 1% कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1, मैक्सिमम भी 1, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1, मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15, 1 नहीं है. Okay, so maximum directors can go up to 15 even in the case of a 1% company. But yes, minimum एक डायरेक्टर हो सकता है. 1% कंपनी के केस में नॉमिनी अपॉइंट करना कंपलसरी होता है. मिनिमम 1 नॉमिनी एंड मैक्सिमम भी 1 नॉमिनी. और जैसे हमने डिस्कस किया था सेक्शन 3 में, नॉमिनी का रिटन कंसेंट लेना पड़ता है जो सोल मेंबर की जगह लेगा इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द सोल मेंबर. नॉमिनी को चेंज किया जा सकता है. नॉमिनी खुद अपना कंसेंट भी विड्रॉ कर सकता है. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, एक ही मिनट, who can be the sole member or the nominee of a 1% company? Only a natural person, Indian citizen, whether you are a resident or otherwise, and if you are a major, is eligible to be the sole member or the nominee of a 1% company. But एक समय पे याद रखना, आप एक ही जगह के सोल मेंबर और एक ही जगह के नॉमिनी हो सकते हैं, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है. यस और नो गाइस? अलोंग विद दैट आप जानते हो कि ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ सेक्शन 8 कंपनी. ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज. ओपीसी कैन नॉट इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज ऑफ अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स. अगर कभी ऐसा हो गया, आपकी खुद की एक ओपीसी है और दूसरे ओपीसी के आप नॉमिनी हो और उस ओपीसी की सोल मेंबर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से अब आप ऑटोमेटिकली सोल मेंबर बन गए, तो अब आपको 180 डेज में डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से ओपीसी के आप सोल मेंबर की तरह कंटिन्यू करना चाहते हो. यस और नो गाइस? यस.
अगला सेक्शन जो भी है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज सेक्शन 8, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विद अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। ये वो कंपनीज है जो इनकॉर्पोरेट हुई है नॉट विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, बट विद द इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज, लाइक we want to promote art, science, commerce, literature, education। जितना भी पैसा कमाया है ये पूरा का पूरा पैसा इनको यूटिलाइज करना पड़ेगा फॉर द फर्दरेंस ऑफ ऐश्वर्या। चेक चेक एक बार चेक करना, तो इज इट ओके नाउ? आई थिंक नेट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो बहुत ही कम है। ठीक है ना, ओके। हाँ, आई जस्ट गो थ्रू इट वन मोर टाइम। सेक्शन 8 कंपनी जो है वो कंपनीज होती है जिनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है फॉर अ चैरिटेबल पर्पस। ये कंपनीज जो होती है ये डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिक्लेयरिंग डिविडेंड। इनफैक्ट जितना भी पैसा उन्होंने कमाया है वो पैसा उन्हें यूटिलाइज करना होता है फॉर द फर्दरेंस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स। इन्हीं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए वी रिक्वायर द लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली पावर दिया है टू द आरओसी, बट जहां सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस जो है वो छीन भी सकता है, और रेवोकेशन का पावर जो है वो दिया गया है टू द रीजनल डायरेक्टर। बट ऑफ कोर्स लाइसेंस रिवोक करने के पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। एक बार आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया तो जो भी अटैच्ड प्रिविलेजेस थे वो भी प्रिविलेजेस आपसे छीने जाएंगे। क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं सेक्शन 8 कंपनीज के? जैसे कि नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड ना भी लिखा हो तो भी चलेगा। अलोंग विद दैट इनको 21 क्लियर डेज नोटिस देने की जरूरत नहीं है, 14 क्लियर डेज की नोटिस दे दी तो भी चलेगा। इन लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इनको रेम्यूनरेशन कमिटी, शेयर होल्डर ग्रीवियंस कमिटीज, ऐसी कमिटीज भी बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल दीज आर द प्रिविलेजेस विच आर गिवन टू अ सेक्शन 8 कंपनी। तो अब एक तो हम आपका लाइसेंस रिवोक कर लेंगे, और जैसे ही लाइसेंस रिवोक करेंगे उससे रिलेटेड जो भी प्रिविलेजेस थे वो भी चले जाएंगे। अगर हम चाहे, ऐसा भी हो सकता है हम ऑर्डर पास करें जिसके द्वारा क्या हो जाएगा, आपकी सेक्शन 8 कंपनी शुड गेट अमेलगमेटेड टू अनदर सेक्शन 8 कंपनी विच इज बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ सिमिलर ऑब्जेक्टिव। कुछ नहीं हुआ तो यस, एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप कैन ऑल्सो बी पास्ड, बट वाइंडिंग अप के वक्त भी जो भी सारे सरप्लस एसेट्स है, दो सरप्लस एसेट्स विल बी डोनेटेड टू अनदर सेक्शन 8 कंपनी। तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये सरप्लस पैसा जो है वो मेंबर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला है। सो दैट्स ऑल अबाउट अ सेक्शन 8 कंपनी। इसमें सिर्फ एक बात नहीं याद रखना जो फाउंडेशन में नहीं थी बट इंटर के बच्चों के लिए है। तो इंटर में आप लोगों को एक एडिशनल पॉइंट है, मेमोरेंडम और आर्टिकल को अगर अल्टर करना है ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी, दिस कैन बी डन ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप बाकी का 14 और 13 का प्रोसीजर फॉलो करके डायरेक्टली मेमोरेंडम या आर्टिकल को अल्टर नहीं कर सकते हो। यस और नो गाइस? यस। Section 9. Section 9 is a very simple section which talks about the effect of registration. So basically it's nothing but it just says जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, now
a separate person is born in the eyes of law. This person can buy assets in his own name, can incur liabilities in its own name, can sue and be sued in its own name. इसी एंटिटी का होता है परपेचुअल सक्सेशन. तो मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी. अगर चाहे तो वो कॉमन सील भी रख सकती है, बट आज के जमाने में कॉमन सील जो है वो ऑप्शनल होता है. अब बढ़ते हैं आगे, दैट इज सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5. तो 3A हो गया हमारा, 7 हो गया, 8 हो गया, और अब हम करेंगे 4, 5, 6. ठीक है, आ जाइए. 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और 5 बात करता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो आप जानते हो मेमोरेंडम मींस द मेमोरेंडम एज इज ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों भी होते हैं public documents, so any person who wants to can inspect these documents. अब यही मेमोरेंडम में क्लॉजेस क्या क्या होते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लॉज एंड दैट इज द नेम क्लॉज. तो इसमें तो लिखा होता है कि कंपनी का नाम क्या होता है. आप जानते हो अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है. पब्लिक कंपनी है तो नाम के आगे लिमिटेड लिखना जरूरी है, और ओपीसी है तो नाम के आगे whatever प्राइवेट लिमिटेड और फिर 1% कंपनी लिखना जरूरी है. बट दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल टू अ सेक्शन 8 कंपनी. ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में आप लिखते हो सिर्फ और सिर्फ द स्टेट ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस. ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा जाता है द पर्पस फॉर विच द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड. लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा जाता है कि आपके मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है. अब अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो द लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. अगर आपकी कंपनी एक गारंटी कंपनी है देन द लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटीड अमाउंट. दैट्स रिटन इन द मेमोरेंडम का लायबिलिटी क्लॉज. और अगर आपकी अनलिमिटेड कंपनी है तब तो आप जानते हो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, बट इट विल ओनली अराइज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, दैट टू इफ द एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लायबिलिटीज. अब नेम क्लॉज में मुझे कुछ आपको एडिशनल पढ़ाना है, मतलब पढ़ाना इन द सेंस रिवाइज कराना है. आपने पढ़ा तो बहुत अच्छे से ड्यूरिंग द क्लासेस. सो आप जानते हो, क्या जानते हो आप कि नेम क्लॉज जो होता है, जो भी नाम के लिए आप अप्लाई करते हो, यू हैव टू मेक इट श्योर कि आपके कंपनी का नाम शुड नॉट बी सिमिलर टू एनी अदर एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम. In fact, it should not be similar to any other company का trademark, and the name should also not be such which is undesirable in the opinion of the central government. तो क्या मैं अपने कंपनी का नाम काउ किलर्स लिमिटेड रख सकती हूँ या स्मगलर्स लिमिटेड ऐसा कुछ रख सकती हूँ? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. इनफैक्ट मेरे कंपनी के नाम में अगर मुझे बैंक, इंश्योरेंस, बैंकिंग, सेंट्रल, फेडरल ऐसे भी शब्दों का इस्तेमाल करना है, आई नीड टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब नाम तो आपको रिजर्व करना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन के वक्त. कैसे करोगे आप आपका नाम रिजर्व? न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो स्पाइस प्लस के द्वारा नाम को करती है रिजर्व. स्पाइस प्लस बड़ा ही मसालेदार फॉर्म है या नहीं? स्पाइस प्लस सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली. इसके द्वारा आप पार्ट ए को भर के आपके कंपनी का नाम कर सकते हो रिजर्व. और यही कंपनी का नाम रिजर्व किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 20 days. हाँ या ना? यस. बट अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है और एग्जिस्टिंग कंपनी को अपना नाम चेंज करना है, दिस नेम कैन बी चेंज्ड यूजिंग रन रिजर्व यूनिक नेम. तब आपका नाम रिजर्व किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days.
20 और 60 का क्या लॉजिक है, उस बारे में हमने काफी डिटेल में हमारी मेन बैच में चर्चा की थी। आप जानते हो एग्जिस्टिंग कंपनी अगर नाम चेंज करती है उसको पास करना पड़ता है स्पेशल रेजोल्यूशन। अब स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए मीटिंग बुलानी पड़ेगी, मीटिंग की नोटिस ही 21 डेज की होती है। इसे एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए रन के द्वारा नाम रिजर्व किया जाता है 60 डेज के लिए, और न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के केस में स्पाइस प्लस के द्वारा नाम रिजर्व किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज। ओके, और इन 20 डेज में यू नीड टू मेक इट श्योर कि आप इनकॉर्पोरेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी को कर रहे हो सबमिट। यस और नो गाइस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नाम अप्लाई करते वक्त अगर आपने कुछ गलत डेटा दिया है, कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन सबमिट की है, और अगर कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, तो आपका रिजर्व्ड नेम जो है वो हो जाएगा कैंसिल और आपको लग जाएगी पेनल्टी। बट अगर आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी है और गलत इंफॉर्मेशन देके आपने नाम करवा लिया है अलॉट, कंपनी क्योंकि आपकी हो गई है इनकॉर्पोरेटेड, तो माय डियर फ्रेंड्स आरओसी, कौन आरओसी, आरओसी नॉट एनसीएल, या आरओसी will issue you a notice and will request you to change your name within a period of 3 months by passing an ordinary resolution. If not, action can also be taken for striking off or even winding up of the company. So make it sure जो भी information आप दे रहे हो वो true है, fair है in all the senses. Yes or no guys? Yes. फिर क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज देखा है, उसी से जुड़ा हुआ है द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, इसलिए हम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स भी अभी कर लेते हैं। सो व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स? व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? एक बार सिर्फ बता दो ना, मुझे सिर्फ थम्स अप दे दो ना, एक बार प्लीज थम्स अप दो तो मुझे, जल्दी जल्दी जल्दी। आई जस्ट वांट टू चेक कि आप लोग जिंदा तो हो ना, जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर यू। लाइव सेशन नहीं है, जल्दी 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 बोलो, थम्स अप दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए आई हूं यहां पे, यू नो दैट, है ना? इतना तो बनता है, राइट? चलो ग्रेट, सब क्लियर है। क्योंकि ना इन सेशंस को मैं घर से ले रही हूं, अपने वेबकैम से ले रही हूं, सो आई एम नॉट इवन क्वाइट श्योर कैसा चल रहा है कैसा नहीं, बट ठीक है, पढ़ना हमारा मुद्दा है यहां पे। जो भी हो जाओ, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, राइट? ओके। अल्ट्रा वायर्स, व्हाट इज अल्ट्रा वायर्स? अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड एंड वायर्स मतलब पावर। So any transaction that the company has done which is beyond the powers of the company is known as an ultra wires transaction. Ultra wires, the memorandum cannot be ratified. सारे के सारे शेयर होल्डर्स हाँ बोल दे, फिर भी इन ट्रांजैक्शंस का रैटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट आप अगर चाहो आप इंजंक्शन के लिए जा सकते हो, और डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल फॉर अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन। आपको याद है हमने क्लास में किया था एशबेरी रेलवे कैरेज वर्सेस आयन कंपनी, एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची का केस। यहां पे हमने देखा था एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन नॉट बी रैटिफाइड इवन इफ यू टेक द अप्रूवल ऑफ द कंप्लीट शेयर होल्डर्स। बट अगर अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल है, क्या रैटिफाई हो सकता है? यस, अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स कैन बी रैटिफाइड बाय अल्टरिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एंड इफ इट इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स, इट कैन बी रैटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। यस और नो गाइज? यस। कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा जाता है? कैपिटल क्लॉज में लिखा जाता है कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स एंड देयर फेस वैल्यू। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिखा जाता है ऑल द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अलोंग विद कितने शेयर्स उन्होंने अग्री किए सब्सक्राइब करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी ओपीसी है, यू ऑल्सो हैव टू राइट द नॉमिनेशन क्लॉज। तो जैसे सेक्शन
सेक्शन 4 मेमोरेंडम के बारे में बात करता है, सेक्शन 5 आर्टिकल्स के बारे में बात करता है. So articles are the articles as originally framed or altered from time to time. आर्टिकल्स में लिखा जाता है कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज कैसे किया जाएगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 5 में आप अगर चाहो आपके आर्टिकल्स को कर सकते हो एंट्रेंच. एंट्रेंच मतलब क्या, आप उसको और ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव बना दे रहे हो एज कंपेयर टू दी एक्ट as far as the matters relating to special resolutions are concerned. Why? Because you want to protect the interest of the minority. अब यही एंट्रेंचमेंट आप कर कब सकते हो? एंट्रेंचमेंट आप कर सकते हो ईदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. तो जब आप कंपनी फॉर्म करते हो तभी आप आर्टिकल्स को कर सकते हो एंट्रेंच, या तो आप बाद में भी एंट्रेंच कर सकते हो बाय अमेंडिंग द आर्टिकल्स. जैसे कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स को आप एंट्रेंच कर सकते हो बाय टेकिंग द अप्रूवल फ्रॉम ऑल द शेयर होल्डर्स. और पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स को एंट्रेंच किया जा सकता है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. जैसे ही एंट्रेंचमेंट हो गया, यू नीड टू गिव द नोटिस अबाउट द एंट्रेंचमेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 5. फिर आपने देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी मेमोरेंडम से ही जुड़ा हुआ है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आया था आफ्टर अ वेरी जजमेंटल केस लॉ, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वैंड, जहां पे कहा गया था अगर कंपनी खुद आपके पास आई है, आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को पढ़ा है, आप ये प्रिज्यूम कर सकते हो कि कंपनी ने अपने इंटरनल प्रोसीजर्स को कंप्लाई करते हुए ही कंपनी आपके पास आई होगी. सो वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी, बिकॉज ये डॉक्ट्रिन कहता है व्हाट हैपेंस इंटरनली इन द कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज. सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द आउटसाइडर. और हम इतना ही कह रहे हैं, आप सिर्फ मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़िए, आप प्रिज्यूम कर सकते हो कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स कंपनी ने प्रॉपरली कंडक्ट किया है. सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है हमारा इंडोर मैनेजमेंट. बट इंडोर मैनेजमेंट के भी 3 एक्सेप्शंस है. नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, हार्वर्ड वाला केस लॉ. फिर था नेग्लिजेंस, आनंद बिहारी लाल. और तीसरा था फॉर्जरी, रूबिन का केस लॉ. क्योंकि फॉर्जरी में तो देयर इज एब्सेंस ऑफ कंसेंट एंड नो कंसेंट नो कॉन्ट्रैक्ट. ये सुनो गाइस, यस. तो ऐसे करके हमारा ये वाला पॉइंट भी जो है वो हो गया है कवर. तो आप एक बार सिर्फ ये एक्सेप्शंस देख लीजिए. नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. नेग्लिजेंस के केस में आनंद बिहारी लाल वर्सेस जिनशाओ एंड कंपनी. और फॉर्जरी के केस में रूबिन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड कंपनी केस. आगे बढ़ते हैं, चलो. सेक्शन 6 आप जानते हो, जो भी एक्ट में लिखा है वो फिक्स है. आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो है वो एक्ट की लिखी गई बातों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं. अगर लिखा भी है तो टू दैट एक्सटेंट दे आर वॉइड एब इनिशियो. 7, 8, 9 तो हो चुका है. अब आते हैं टू सेक्शन नंबर 10. सेक्शन 10 हो गया, 11 तो है ही नहीं. आधा हमारा ये चैप्टर हो भी गया. देखो क्या बात है, वेरी गुड. आई थिंक 10, सवा 10 तक आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट. कितना मजा आ रहा है ना आप लोगों को? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. आई एम सो हैप्पी कि आप लोग सब चैट बॉक्स में एकदम एक्टिव हो और आप रिप्लाई कर रहे हो. दो आई एम नॉट एबल टू रीड द नेम्स क्योंकि बहुत जल्दी 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 चैट आगे बढ़ती जा रही है. बट येस, आई एम जस्ट सीइंग द चैट्स एंड आई एम एक्टिव देयर ऑल्सो.
though I'm not able to reply, but I'm super duper proud of every one of you who is replying and replying correctly. Good. अब बहुत आगे जाओगे. Yes, 10A भी है. I know. ठीक है, चलो. सेक्शन 10 कहता है हमारे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दे आर लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स. तो जो भी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा है वो कंपनी और मेंबर्स दोनों को करना होता है कंप्लाई. कंपनी इज बाउंड टूवर्ड्स द members are bound towards the company, and even the members are bound towards each other inter se. And all the money payable by a member to the company under the memorandum or article should be a debt due from him to the company. और ये प्रोविजंस आपको कंप्लाई करके उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माना जाएगा आपने इंडिविजुअली इन डॉक्यूमेंट्स को किया है साइन. दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 10. ए कहां होगा? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. कंपनी तब तक कमेंस नहीं कर सकती अपना बिजनेस जब तक उन्होंने 2 बातें पूरी नहीं कर ली है. कौन सी 2 बातें? एक, वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, एंड 2, verification of registered office is done in form number INC 22. यहां नहीं होगा. मेरे आईपैड में है सारे नोट्स, यहां पे नहीं है. और दूसरा फॉर्म नंबर क्या है? जो भी सब्सक्राइबर्स है मेमोरेंडम में, जितने शेयर्स उन्होंने लेने के लिए अग्री किए थे उतने पैसे उन्होंने कंपनी को दे दिए, और फिर रिस्पेक्टिवली उनको उतने शेयर्स जो है वो अलॉट हो चुके हैं. दैट इज गिवन इन फॉर्म नंबर INC 20A. ये दोनों फॉर्म जब आप भर के देते हो तभी आपकी कंपनी एक तो बिजनेस कमेंट कर सकती है और दूसरा बोरोइंग पावर्स जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है. दिया है या नहीं दिया है? सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 10A. अब इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम एंड अल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो आप जानते हो सेक्शन 13 बात करता है अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आपके दोस्तों को जल्दी से बोल दो, अगर वो खाना खा रहे हैं प्लीज अच्छे से सुनो, क्योंकि ये वाला सेक्शन इज लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम को अल्टर करने के लिए यू रिक्वायर टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. बट अब एक एक खास बातें हैं सारी बातों के लिए, NRLOC, वो सारी चीजें हम एक एक करते जाएंगे. सबसे पहली बात तो अगर आप अल्टर करना चाहते हो आपका नेम क्लॉज, दिस नेम क्लॉज कैन बी अल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, बट this can be affected only after taking the approval of the central government in writing. हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लगेगा अगर आपका चेंज इन द नेम इज ओनली बाय एडिंग और रिमूविंग प्राइवेट इन योर कंपनी का नाम. बाकी केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है अप्रूवल, और आरओसी के पास आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एज वेल एज आपका SR पास किया हुआ रेजोल्यूशन करते हो फाइल. जैसे ही आपने ये प्रोसीजर फॉलो कर दिया, आरओसी आपको इशू करेगा एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विथ द न्यू नेम. अब चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, देखो हम सेक्शन नंबर 13 कर रहे हैं. 13 इट्स अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम. मेमोरेंडम में रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या लिखा होता है? द स्टेट ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस.
तो इस सेक्शन में सिर्फ वही पॉइंट अट्रैक्ट होगा जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट ही चेंज हो जा रहा है, हाँ, आपका राज्य चेंज हो जा रहा है. दिस कैन हैपन बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. This will only be effective after you have taken central government का approval. Central government आपके approval को dispose of करेगा within a period of 60 days. But before central government gives you the approval, it will satisfy itself that the alteration was taken only after you have actually taken the consent of all the creditors. जी हाँ, क्रेडिटर्स का कंसेंट जरूरी है. क्रेडिटर्स अगर कंसेंट ना दे, ट्राई टू कन्विंस देम, ट्राई टू गिव देम सिक्योरिटी, और यू नीड टू पे देम ऑफ. नहीं तो फिर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे शिफ्ट नहीं कर पाओगे. सीजी जो मैं कह रही हूं, करंटली सीजी ने अपना पावर दिया है रीजनल डायरेक्टर को. A company shall, in relation to any alteration of the memorandum, file with the registrar the special resolution that it has passed and the approval given by the central government. Yes or no, guys? Yes. And then the register of the state where the registered office is being shifted to will issue you a fresh certificate of incorporation indicating such alteration. So that's relating to the shifting of registered office from one state to another state. क्या कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज भी चेंज कर सकती है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. अगर कंपनी ने पैसा रेज किया है फ्रॉम द पब्लिक थ्रू द इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस और कुछ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, तो ये अनयूटिलाइज्ड अमाउंट कंपनी अगर चाहे कोई दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकती है. बट दिस इज ओनली पॉसिबल बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट. और इस बारे में आपको 2 न्यूज़पेपर में खबर छपवानी पड़ेगी, एक इंग्लिश और एक वर्नैक्युलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर. यहां पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स शैल ऑल्सो बी गिवन एन ऑप्शन to exit by the promoters and the shareholders. यही आपका जो अल्ट्रेशन है ऑब्जेक्ट क्लॉज का, इस बारे में नोटिस आप दोगे आरओसी के पास विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन. And then any alteration of the memorandum in case of a company limited by guarantee and not having share capital intended to give any person a right to participate in the divisible profit of the company other than a member is going to be considered as void ab initio. तो N का अल्टरेशन देख लिया, R का देख लिया. लाइबिलिटी क्लॉज तो अल्टर नहीं हो सकता until and unless the type of the company is changing. ऑब्जेक्ट क्लॉज का अल्ट्रेशन देख लिया, NRLO. कैपिटल क्लॉज का अल्ट्रेशन आप देखोगे चैप्टर नंबर 4 में, सेक्शन नंबर 61 में. हाँ या ना? यस. नेक्स्ट, अल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. इसको तो अल्टर करना बहुत आसान है, बहुत आसान है. बस आधा घंटा और हो गया ये चैप्टर. आर्टिकल्स को अल्टर किया जा सकता है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. ओके, बट जो भी अल्टरेशन हो रहा है जहां पे आप LRP ऐड कर रहे हो या LRP डिलीट कर रहे हो, मतलब प्राइवेट टू पब्लिक या पब्लिक टू प्राइवेट का कन्वर्जन हो रहा है, तो पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी ओनली आफ्टर इट हैज टेकन द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, और याद रखना, articles cannot have anything that is illegal. Articles cannot override memorandum, cannot override the Companies Act, and cannot override any judicial decision given by the court of law. हर मेमोरेंडम और आर्टिकल की अल्टर्ड कॉपी जो है आपको फाइल करनी पड़ेगी विद द आरओसी विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days. अगला सेक्शन जो है वो कहता है सेक्शन नंबर 15 कि ये अल्ट्रेशन जो है शुड बी नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन.
16 हम करेंगे, नाम से रिलेटेड है, 12 भी बाकी है, वो भी करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड है। रुको जरा, सबर करो, है ना। अगला पॉइंट, कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स टू बी गिवन। तो एवरी कंपनी जिसको रिक्वेस्ट मिली है मेंबर से मेमोरेंडम और आर्टिकल की कॉपीज की, या रेजोल्यूशंस जो 117 में दिए गए उसकी कॉपीज डिमांड की गई है, कंपनी को 7 डेज के अंदर उन डॉक्यूमेंट्स को मेंबर को करना पड़ेगा प्रोवाइड, नहीं तो उनके ऊपर लग जाएगी पेनल्टी। अब देखो, मेमोरेंडम के रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट लिखा गया था, बट उसके अलावा भी क्या आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो सकता है? यस, इट कुड चेंज विद इन द सेम सिटी, बियॉन्ड द सिटी, विद इन द सेम स्टेट, बियॉन्ड द सिटी, विद इन द सेम स्टेट, बट आरओसी का जूरिसडिक्शन इज चेंजिंग। तो बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो है वो हो सकते हैं। अब स्टेट के बाहर तो 13 में लिखा हुआ है, व्हाट अबाउट द अदर 3? वो कवर किया गया है सेक्शन नंबर 12 में। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? इज इट ओके? हाँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा करके नोट्स बड़े करूं क्या? ओके, सो चेक इट आउट। पहली बात तो, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द हेड ऑफिस और द कॉर्पोरेट ऑफिस। हम यहां पे किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस की शिफ्टिंग की। हेड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस की हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, 30 दिनों के अंदर कंपनी का जो होता है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हो जाना चाहिए। सिर्फ होना नहीं चाहिए, उसको वेरीफाई भी करवाना चाहिए INC 22 में विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। हर एक कंपनी को अपने कंपनी का नाम प्रिंट और अफिक्स करना पड़ेगा एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। नाम एंग्रेव्ड होता है उसके कॉमन सील में। एड्रेस और नाम प्रिंट किया जाता है ऑन बिजनेस लेटर्स एंड नोटिसेस, और नाम लिखा जाता है ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी कंपनी ने अगर अपना नाम चेंज किया है, 2 सालों तक कंपनी को नए नाम के साथ साथ ब्रैकेट में पुराना नाम भी लिखना पड़ेगा। कभी भी अगर आप आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो, ये चेंज के बारे में इंटीमेशन आरओसी को देना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। अब कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं? देखो, थर्ड केस मत और फोर्थ केस मत देखो, सेक्शन 13 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 केस देखो। इफ यू आर शिफ्टिंग योर रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सेम सिटी, टाउन और विलेज, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। ऑल्सो यू नीड टू फाइल INC 22 with the ROC within a period of 30 days। यहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप लोकल लिमिट्स के बाहर जा रहे हो, बट यू आर विद इन द सेम स्टेट, जूरिसडिक्शन एक ही है आरओसी का, क्योंकि आरओसी भी एक है, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। जैसे एसआर पास होता है, MGT 14 विल बी फाइल्ड विद द आरओसी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, प्लस INC 22 भी आरओसी के पास 30 दिनों के अंदर किया जाएगा फाइल। बट अगर आप सिटी के बाहर जा रहे हो, आप स्टेट के अंदर हो और आरओसी का जूरिसडिक्शन चेंज हो रहा है, जैसे पुणे से मुंबई, आरओसी का जूरिसडिक्शन चेंज हो गया है बट स्टेट वही है, तो ऐसे केस में यू नीड टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द रीजनल डायरेक्टर। याद करो वो 30, 60, 30। एसआर भी लगेगा और एसआर पास होने के 30 दिनों के अंदर MGT 14 आरओसी के पास किया जाएगा फाइल, प्लस INC 22 भी आरओसी के पास 30 दिनों के अंदर किया जाता है फाइल। ये तीनों भी सेक्शन 12 में दिए हैं, और ये जो रेड में दिया है दैट्स गिवन अंडर सेक्शन नंबर 13, क्योंकि वहां पे आपका स्टेट हो रहा है चेंज। ये 30, 60, 30 जो लिखा है ना, वो क्या है?
एक बार डिटेल में पढ़ते क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है. सो यू नीड टू कम्युनिकेट. आपने आरओसी को तो दिया एप्लीकेशन कि हे आरओसी, you want to shift your registered office from Pune to Mumbai. Now it is going to be communicated to you within a period of 30 days. RD आपको हाँ या ना बोलेगा. अगर RD का कंफर्मेशन आया है, ये RD का कंफर्मेशन आप ROC के पास फाइल करोगे within a period of 60 days. And then ROC will certify this registration within a period of 30 days from the time you filed such confirmation. And then the certificate issued by the ROC is going to be a conclusive evidence. ये सेक्शन 10 ए था यार, फालतू में आप लोगों ने मुझे परेशान किया. देखो एक बार देख लो. सेक्शन 10A, कंपनी ना ही बिजनेस कमेंस कर सकती है, ना ही अपना वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर सकती है अनटिल एंड अनलेस उसने 180 दिनों के अंदर INC 20A में डिक्लेरेशन दिया है कि all the subscribers have paid the value of the shares that have been agreed that they will be taking, and they have filed the verification with the ROC relating to its registered office. हाँ या ना? Yes. सेक्शन 16, चलो क्या कहता है सेक्शन नंबर 16. आपने देखा था 13 में तो आपने कंपनी का नाम वॉलंटरली चेंज किया था, बट कभी कभार आरओसी से भी गलती से मिस्टेक हो सकती है. आपको ऐसा नाम अलॉट कर दिया है आरओसी ने जो दूसरी कंपनी के नाम से सिमिलर है, या तो ट्रेडमार्क से सिमिलर है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में नाम सही नहीं है, तो आपको सीजी ऑर्डर पास कर सकता है नाम चेंज करने के लिए. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है आपका नाम इज टू आइडेंटिकल और इट इज रिजेंबलिंग द नेम ऑफ सम अदर कंपनी, you will be directed to get your name changed, and you will have to change your name within a period of 3 months from the time the central government has issued such direction. But यहां पे आपको पास करना पड़ता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. और एक बात है, अगर आपकी कंपनी का नाम इज सिमिलर टू सम ट्रेडमार्क, तो अब ऐसे केस में जो पर्सन के ट्रेडमार्क से आपका नाम सिमिलर है वो पर्सन सीजी को अप्लाई करेगा कि हे सीजी देखो, मैं प्रोप्राइटर हूं इस ट्रेडमार्क का और आरओसी ने ऐसा नाम ग्रांट कर दिया जो इस ट्रेडमार्क से सिमिलर है. ये एप्लीकेशन बट द प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क हैज टू गिव विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. तब सीजी आपको डायरेक्शन इशू कर पाएगा और फिर आप आपके कंपनी का नाम चेंज कर पाओगे विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months. मतलब वो तो करना ही पड़ेगा आफ्टर पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. याद रखना, वॉलंटरली जो नाम चेंज कर रहे हो वो एसआर के द्वारा हो रहा है, और यहां पे जो नाम चेंज कर रहे हो वो हो रहा है बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. सेक्शन नंबर 16. ऑफ कोर्स फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो मिलता ही है. ये जो भी नाम चेंज हुआ है 15 दिनों के अंदर विद सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आपको आरओसी के पास करना होता है फाइल. और आपने अगर नाम चेंज नहीं किया ना, सीजी खुद आपका नामकरण कर लेगा. ऐसी बात है. सेक्शन 18, कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. आप आपके कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू सम अदर कैटेगरी ऑफ कंपनी बाय अल्टरिंग द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ओके, एंड कंपनी शैल फाइल an application with the ROC after satisfying itself that all the requirements have been done, and then ROC will issue a certificate of incorporation. ठीक है. What is more important is this. हो गया, बस 3-4 sections ही बचा है. And in fact section 19 is very 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 important. क्या कहता है ये? No company shall, no company shall, no company shall, no company shall, shall either by itself
or through the nominee hold any shares in its holding company. And no holding company shall allot or transfer the shares to its subsidiary company. और अगर ये किया भी, it's going to be void ab initio. तो हमने दोनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है. सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती, खुद से भी नहीं और नॉमिनीज के द्वारा भी नहीं. और होल्डिंग कंपनी कोई भी शेयर्स अपनी सब्सिडरी को अलॉट या ट्रांसफर नहीं कर सकती. और ऐसा कुछ किया भी ना, इट्स गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज वॉइड एब इनिशियो. बट आप लोग जानते हो वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो. 3 एक्सेप्शंस है. इन 3 एक्सेप्शंस में सब्सिडरी कंपनी कैन होल्ड द शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी. कौन से 3 एक्सेप्शंस है जहां सब्सिडरी कंपनी होल्ड्स द शेयर्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, or where the subsidiary company holds the shares as a trustee, or where the subsidiary company is a shareholder of the holding company even before it became the subsidiary company of the holding company. तो इनके बीच में होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप भी नहीं था. उसके बहुत टाइम पहले ही सब्सिडियरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स किए थे होल्ड. बट याद रखना, इन तीनों में से 2 ही केसेस में आपको वोटिंग के लिए अलाउ किया जाएगा. दैट इज व्हेन यू आर होल्डिंग द शेयर्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और व्हेन यू आर होल्डिंग द शेयर्स एज अ ट्रस्टी. बाकी के तीसरे केस में आपको वोटिंग के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा. यस और नो गाइस? यस. नेक्स्ट, सेक्शन 20, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट. तो अब ये पॉइंट क्या कहता है? कोई भी डॉक्यूमेंट कैन बी सर्व्ड ऑन अ कंपनी by sending it to the company at the registered office, either by registered post, speed post, courier, or leaving it at the company's registered office or through the electronic mode. In fact, a document can be served on the registrar or on any member by sending it to the member or the registrar by सादा post. तो ये चीज यहां पे एडिशनल है. Registered post, speed post, courier, delivering it at the office or through the electronic mode. But याद रखना, किसी पर्सन ने अगर कोई स्पेसिफिक मोड, दादाजी ने कहा है मेरे को पोस्ट से ही चाहिए, स्पेसिफिक मोड अगर डिमांड किया है, आपको उसी मोड से उस बंदे को वो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा. बट उस बंदे को वो प्रिस्क्राइब फीस जो एजीएम में डिसाइड होती है उतना उसको देना पड़ेगा. फिर कंपनी वही मोड से आपको नोटिस सेंड करेगा. निधि कंपनीज के केस में आप डॉक्यूमेंट उन्हीं मेंबर्स को सर्व करोगे जो होल्ड करता है लोअर ऑफ द 1,000 रुपीज इन फेस वैल्यू या तो 1% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल. बस हो गया. 21 कहता है अ डॉक्यूमेंट और प्रोसीडिंग रिक्वायरिंग द ऑथेंटिकेशन बाय अ कंपनी or a contract made by or behalf of the company may be signed by any key managerial person or any other officer or employee duly authorized by the board. और फिर हमने साथ साथ में ये भी देखा था कि की मैनेजर पर्सन मतलब कौन कौन हो सकता है? सीईओ, एमडी, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर या सीएफओ या तो एनी अदर ऑफिसर one level below the board of directors who is in full-time employment and who is designated by the board as a key managerial person. And last section is execution of bills of exchange. So a bill of exchange, a hundi, a promissory note shall be deemed to have been made
accepted, drawn, endorsed in the name or on behalf of the company by any person acting under its authority, express or implied. And the person may by writing, orally allowed नहीं है, under the common seal, authorize any person as its attorney to execute deeds on behalf of the company either in India or outside India. याद रखना, डीड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इन राइटिंग ऑथराइज करना पड़ेगा एज योर अटॉर्नी समबडी एल्स को. कॉमन सील है तो कॉमन सील के द्वारा, और कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स या तो फिर 1 डायरेक्टर विद द कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो ऐसे करके हमारा 1 शॉर्ट रिविजन ऑफ chapter number 2, incorporation of a company and the matters incidental thereto comes to an end. एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए कि आपने इतने पेशेंटली लेक्चर को सुना, रिप्लाई किया, जवाब दिया. क्या बात है, वंडरफुल बेटा, बहुत आगे जाओगे आप. और मेरे लिए भी तालियां बजा दो. मैंने भी, मेरी तीसरी क्लास है ये, क्योंकि मेरी फाउंडेशन की क्लास चालू है, इंटर की नई बैचेस है, और अब मैं आप लोगों के 1 शॉट ले रही हूं. तो 11 से 2, 5 से 7 और 8:30 से 10 जस्ट फॉर यू, क्योंकि मैंने कहा था आई विल बी देयर विथ यू, जस्ट नॉट ड्यूरिंग द क्लासेस बट क्लासेस के साथ भी और क्लासेस के बाद भी. मैं तो अपना वादा निभा रही हूं. क्या आप अपने लिए 100% कमिटेड हो? हाँ या ना? यस, क्या बात है. बट जाने के पहले मैं आपको कुछ एक्टिविटी देके जाने वाली हूं. आपको एक क्वेश्चन लिख कर आना है. जी हां, आपको एक क्वेश्चन लिख कर आना है. आज क्योंकि फर्स्ट डे था, मैं बहुत इजी क्वेश्चन आपको दे रही हूं जो क्वेश्चन बैंक का ही है. नेक्स्ट सेशन से, फ्राइडे के सेशन से ऐसा नहीं होने वाला है. फ्राइडे के सेशन से मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप नए क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो आपने समझ लिया, लर्न कर लिया, रिवाइज भी कर लिया, बट अब आपको लिखते भी आना चाहिए, और इसीलिए मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूं. और जो ये क्वेश्चन मैं अब आपके सामने दे रही हूं, इस सवाल का जवाब आपको चैट बॉक्स में, ये लाइव चैट में नहीं बट नॉर्मल चैट में मेरे को जवाब देना है. एक सेंटेंस में, जो अपन कंक्लूजन में लिखते हैं वैसा एक सेंटेंस में आपको देना है. बट आपको खुद से कोशिश करनी है, पूरा आंसर, प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन, एंड टू एंड आप लिख रहे हो इन योर नोटबुक. तो स्क्रीन पे देखो, ये क्वेश्चन है. 3 क्वेश्चन है इसमें, 3 क्वेश्चन. एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द डिफरेंट प्रपोजल्स ऑफ द चेंज ऑफ ऑफिस. तो ये आपको क्या करना है, 2 मिनट अच्छे से देख लेना क्वेश्चन क्या है, और फिर आप चैट बॉक्स में जाओगे, और चैट बॉक्स में, नॉट द लाइव चैट, नॉर्मल चैट बॉक्स में आप जाओगे और आप लिखोगे वैलिड, इनवैलिड, 1 2 3, सभी के लिए आपको बताना है वैलिड है या इनवैलिड है. ये मैं आपके आंसर्स 1 to 1 देखूंगी इन द चैट बॉक्स. जो बच्चे चैट बॉक्स में जवाब देने वाले हैं वही बच्चे अपने अटेम्प्ट के लिए सिंसियर है, वो तो पास होगे. क्या आप पास होना चाहते हो? अगर हाँ, तो आप जानते हो आपको क्या करना है. चैट बॉक्स में तो एक एक वर्ड में लिखना है वैलिड, इनवैलिड, वैलिड, इनवैलिड, व्हाटएवर, बट आपको आपकी नोटबुक निकालनी है और इस आंसर को लिखना है. अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से 2 मार्क्स इंडिविजुअली फॉर ऑल द सब क्वेश्चंस, है ना. तो ऐसे करके बस हम कंक्लूड करते हैं. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद. फ्राइडे के दिन मिलते हैं. सिर्फ एक छोटी सी बात है, फ्राइडे के दिन या उसके बाद, आई डोंट नो, द सेशंस विल ईदर बी एट 7 o'clock और दे विल बी एट 8:30. तो वो मैं अपडेट आप लोगों को दे दूंगी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, और मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है, लॉ बाय सीए अंकिता पटनी, उसमें भी मैं अपडेट दे दूंगी. तो वो एक बार आप सिर्फ कंफर्म कर लेना. कुछ नहीं समझ में आया तो एसपीसी के चैनल पे जाके आप देख सकते हो कितने बजा मेरा लाइव शेड्यूल्ड है. इज इट एट 7 o'clock और इज इट एट 8:30, उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे सेशन, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड
and all the best. Thank you so much. Do comment the answer to this question number 12. Bye bye. Keep learning. Thank you. And God bless you all. Have a good night. I'm sure आज आपकी रात अच्छी होगी because मन से आपको लगेगा कि आज हाँ मैंने किया है, बहुत कुछ किया है, अच्छे से किया है और जवाब भी दिए हैं और याद भी आया है. अभी याद आया है तो एग्जाम में भी याद आएगा. अपने आप पे भरोसा रख. थैंक यू सो मच. टाटा. Hasta la vista, baby. Bye bye.